इस मूवी को देखने से पहले आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, नहीं तो मूवी की काफ़ी सारी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देख कर रखा हुआ है। यह समय काल होता है 26 अक्टूबर 1985 का। जेनिफर मार्टी से मिलने आती है, फिर दोनों किस कर रहे होते हैं, तभी डॉक्टर ब्राउन वहाँ पर फ्यूचर से वापस आते हैं। डॉक्टर ब्राउन जेनिफर और मार्टी दोनों को ही फ्यूचर में जाने के लिए बोलता है, मतलब सन 2015 में। मार्टी बोलता है कि हम दोनों तो नई गाड़ी से घूमने जाने वाले हैं। डॉक्टर ब्राउन बोलता है कि तुम्हारे बच्चों ने फ्यूचर में कुछ गड़बड़ किया है, तुम्हें जाकर वहाँ पर ठीक करना होगा। फिर कार वहाँ से उड़ते हुए वहाँ से गायब हो जाती है और यह सब बीफ देख लेता है, पर उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। जब वे सन 2015 में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ सब कुछ हाईटेक है और वहाँ पर सभी कारें हवा में उड़ती हैं, जैसे कि डॉक्टर ब्राउन की कार हवा में उड़ती है। इसलिए डॉक्टर ब्राउन 2015 में जाकर यह टेक्नोलॉजी अपनी कार में लगा ली थी। जब जेनिफर को पता चलता है कि हम फ्यूचर में आ गए हैं, तरह तरह के सवाल करती है। तब डॉक्टर ब्राउन इससे परेशान होकर एक गैजेट से उसको बेहोश कर देता है। वह कार हिल वैली की तरफ जाती है और एक तरफ नीचे उतर आती है। उस समय बारिश हो रही होती है। डॉक्टर ब्राउन मार्टी को कहता है कि अपने कपड़े बदल लो। ठीक 5 सेकंड बाद बारिश बंद हो जाती है। मार्टी अपने कपड़े बदल लेता है। वो कपड़े भी काफ़ी एडवांस होते हैं। मार्टी और डॉक्टर ब्राउन जेनिफर को उठाकर एक जगह पर रख देते हैं। डॉक्टर ब्राउन उसे कैफ़े ईटीज में जाने को बोलता है और वहां जाकर एक ग्रीफ नाम के लड़के का इंतजार करना है और उसके हाथ में कुछ पैसे भी दे देता है। डॉक्टर ब्राउन मार्टी से कहता है कि ग्रीफ तुमसे पूछेगा तुम आज रात की चोरी के लिए तैयार हो, तुम्हें ना कहना है। वह तुमसे जो भी पूछेगा तुमको उसका नाम में जवाब देना है। फिर तुम वहाँ से चुपचाप यहाँ चले आना, मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार करूँगा। डॉक्टर ब्राउन उसे फ्यूचर का एक न्यूज़पेपर दिखाता है। देखो तुम्हारे बेटे के साथ क्या हुआ है। मार्टी न्यूज़पेपर में देखता है और बोलता है यह तो बिल्कुल मेरे जैसे ही दिखता है, और उसमें देखता है कि उसके बेटे को 15 साल की सज़ा हो गई है। तभी डॉक्टर ब्राउन बोलता है कि यहाँ पर नियम और कानून पल पल में चेंज होते रहते हैं और तुम्हारी बेटी उसको अगले हफ्ते छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सज़ा 20 साल हो जाती है। डॉक्टर ब्राउन बोलता है कि एक हादसे के बाद एक और हादसा होते रहता है, जिससे पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। डॉक्टर ब्राउन मार्टी को जाते समय बोलता है कि तुम उस ग्रीप के बच्चे से दूर रहना, क्योंकि उसके ऊपर का स्क्रू ढीला है। उस शहर में आकर मार्टी एक होलोग्राफिक शार्क से डर जाता है। मार्टी फिर उस कैफ़े में पहुंच जाता है। वहां पर वो पेप्सी ऑर्डर करता है। वहां पर उसे बीफ मिलता है और यह समझता है कि यह मार्टी जूनियर है और कहता है कि तुम्हारे पिता बहुत ही बेवकूफ़ है, उसने अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद कर दी। ग्रीफ आकर अपने दादाजी को वहां से खींच कर ले जाता है। मार्टी सीनियर जब गेम खेल रहा होता है, उसी समय मार्टी जूनियर वहां अंदर आता है। तब मार्टी सीनियर तुरंत ही काउंटर के पीछे छुप जाता है। मार्टी जूनियर बहुत ही बुद्धू टाइप का लड़का होता है। तब वहां पर ग्रीफ और उसकी गैंग वहां पर आती है। फिर ग्रीफ मार्टी जूनियर से पूछता है कि तुम आज रात के लिए तैयार हो कि नहीं। तब मार्टी जूनियर बोलता है कि मैं अपने डैड से पूछकर बताऊंगा। इससे ग्रीफ गुस्सा हो जाता है और उसको उठाकर काउंटर के पीछे फेंक देता है। मार्टी जूनियर बेहोश हो जाता है। मार्टी सीनियर भी वहीं पर ही छुपा रहता है। वह मार्टी जूनियर की कैप पहनकर वहां से बाहर निकलता है। फिर मार्टी सीनियर उसके साथ जाने से इनकार कर देता है। फिर उसके दोनों पैरों के बीच में लात मारकर वहां से बाहर निकल जाता है। फिर एक बच्ची का हावर बोट लेकर वहां से भागता है। ग्रीफ की गैंग भी उसका हावर बोट से पीछा करती है। ग्रीफ की गैंग मार्टी सीनियर को मारने के चक्कर में कोर्ट हाउस का सारा ग्लास तोड़ देती है। एक आदमी मार्टी सीनियर के पास आता है, उसे चंदा मांगता है क्लॉक टावर को बचाने के लिए, और बोलता है कि इस पर 60 साल पहले बिजली गिरी थी। मार्टी बड़े से स्क्रीन पर देखता है कि कप्स वर्ल्ड सीरीज जीत गई है और मियामी हार गई है। वो आदमी बोलता है कि शायद मैं सीजन के पहले आ पाता और इस पर सट्टा लगाता। यह सुनकर ही मार्टी कुछ सोचता है। वह तुरंत ही एक शॉप में जाकर एक मैगजीन खरीद लेता है, जिसमें वो सन 1950 से लेकर सन 2000 तक की सारी मैच की लिस्ट दी हुई होती है। बीफ कैफे से बाहर निकलता है और मार्टी जूनियर और मार्टी सीनियर को दोनों को एक साथ देख लेता है। डॉक्टर ब्राउन मार्टी से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। मार्टी डॉक्टर ब्राउन को न्यूज़पेपर में दिखाता है कि हेडिंग्स बदल रही है। तभी पुलिस आकर ग्रीफ और उसकी गैंग को पकड़ कर ले जाती है। डॉक्टर ब्राउन बोलता है कि अब तुम्हारे बेटे को जेल नहीं होगी, क्योंकि अब वो इस चोरी में शामिल नहीं हो पाएगा। डॉक्टर ब्राउन उसके पास वह मैगजीन देख लेता है। डॉक्टर ब्राउन उसे बोलता है कि यह टाइम मशीन पैसा कमाने के लिए नहीं है, इंसानियत को बचाने के लिए है। वे दोनों जेनिफर को लेने जाते हैं। तभी वहाँ देखते हैं कि पुलिस उसकी पहचान कर रही है। तब पुलिस जेनिफर को लेकर उसे घर छोड़ देती है। डॉक्टर ब्राउन उस मैगजीन को डस्टबिन में फेंक कर वहाँ से चला जाता है। मार्टी और डॉक्टर ब्राउन की सारी बात वहाँ पर बीफ सुनते रहता है। वो वहाँ से उस मैगजीन को उठा लेता है। वहाँ पर जेनिफर को होश आ जाता है। वो एक फ़ोटो में दिखती है कि उसकी शादी हो चुकी है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है और एक जगह छुप जाती है। मार्टी और डॉक्टर ब्राउन यहाँ पर अपनी कार से आते हैं। बीफ उनका टैक्सी से पीछा करता हुआ यहाँ पर आ जाता है। वे दोनों कार को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। बीफ उस कार को लेकर वहाँ से चला जाता है। जेनिफर वहाँ से बाहर निकलते समय बूढ़ी जेनिफर से मिलती है
दोनों एक दूसरे को देखकर बेहोश हो जाते हैं। फिर डॉक्टर ब्राउन जेनिफर को वहां से ले जाता है। थोड़ी देर बाद बीप कार को वहीं पर लाकर छोड़ देता है। बीप की छड़ी कार के अंदर ही फंस जाती है और उसको निकालते समय उसकी छड़ी टूट जाती है। मार्टी और डॉक्टर ब्राउन जेनिफर को उठाकर ले आते हैं और उसे कार में रख देते हैं। फिर वे लोग उस कार से अपने समय काल में पहुंच जाते हैं। वे दोनों जेनिफर को उठाकर उसके घर के बाहर पड़े झूले में रख देते हैं। फिर डॉक्टर ब्राउन मार्टी को उसके घर तक छोड़ देता है। मार्टी देखता है कि उसके घर पर ताला लगा हुआ है। मार्टी फिर खिड़की से अपने घर के अंदर घुसता है। उस रूम में एक लड़की सो रही होती है और वह मार्टी को देखकर चिल्लाती है। तभी उसके डैड वहां पर आते हैं और वह मार्टी को मारने की कोशिश करता है। यह देखकर मार्टी वहां से भाग जाता है। फिर वह मिस्टर स्ट्रिकलैंड से मिलता है। वह मार्टी को बोलता है कि 6 साल पहले स्कूल में आग लग गई थी और पूरी तरह जल के खाक हो चुकी है। तभी कुछ गुंडे आकर मिस्टर स्ट्रिकलैंड पर गोलियां चलाते हैं। यह सब देखकर मार्टी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। फिर वो हिल वैली पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर देखता है कि वहां पर हर तरफ गुंडों का ही राज है। वहाँ पर बीप के नाम से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। उस बिल्डिंग के अंदर एक म्यूजियम होता है जो बीप के नाम से होता है। उस म्यूजियम में मार्टी अंदर जाता है। वहाँ पर लगे टीवी में मार्टी यह देखता है कि बीप अमेरिका का सबसे बड़ा आदमी बन गया है और सन 1973 में उसकी मॉम से शादी भी कर ली है। यह देखकर मार्टी बहुत जोर से चिल्लाता है। तभी बीप की गुंडे आकर उसको पकड़ लेते हैं और उसको बेहोश कर देते हैं। जब मार्टी को होश आता है तो सामने अपनी मॉम को देखता है। कुछ देर बाद वहाँ पर बीप आता है। तब उसकी मॉम बोलती है कि यही तुम्हारे डैड हैं। तब मार्टी को शौक लगता है। तब वहाँ पर बीप और लॉरेन का झगड़ा होता है। मार्टी बीप को मारने की कोशिश करता है। बीप के गुंडे उसको पकड़ लेते हैं। बीप मार्टी को एक घुसा मारता है। लॉरेन बोलती है कि मैं तुमको छोड़ के यहाँ से चली जाऊंगी। बीप बोलता है कि मैं तुम्हारे सारे बच्चों के खर्चे बंद कर दूंगा। तब लॉरेन यहाँ पर रहने के लिए राजी हो जाती है। फिर बीप वहाँ से चला जाता है। मार्टी अपनी मॉम से पूछता है कि मेरे डैड कहाँ है। उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारे डैड 12 सालों से कब्रिस्तान में है। तब मार्टी उस कब्रिस्तान में पहुँच जाता है। वह देखता है कि कब्र के स्टोन में उनके डैड का ही नाम लिखा हुआ है। तभी वहाँ पर डॉक्टर ब्राउन आता है। मार्टी डॉक्टर ब्राउन से पूछता है कि मेरे डैड के साथ उस दिन क्या हुआ था। फिर दोनों लैब में आ जाते हैं। डॉक्टर ब्राउन उसे न्यूज़पेपर दिखाता है। उसमें लिखा रहता है कि जॉर्ज मैकफ्लाई का मर्डर हुआ था उस दिन। डॉक्टर ब्राउन बोलता है कि डायमेंशन में किसी ने छेड़छाड़ की है। डॉक्टर ब्राउन को प्लास्टिक का बैग और एक छड़ी का टुकड़ा उस कार के अंदर मिलता है। यह चीज मार्टी को दिखाता है। तब मार्टी देखकर बोलता है कि यह छड़ी का टुकड़ा भविष्य के बीप का है और प्लास्टिक का बैग उस मैगजीन का है। तब डॉक्टर ब्राउन बोलता है कि भविष्य के बूढ़े बीफ ने पास्ट में जाकर अपने आप को वो मैगजीन दे दी। इस मैगजीन की मदद से ही बीफ ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। अगर हमको अपना वर्तमान ठीक करना है तो हमको अतीत में जाना होगा और हमको सही तारीख पता करनी होगी जिस दिन वो उसको मैगजीन मिली थी। मार्टी बीप के पास जाता है और उस मैगजीन के बारे में पूछता है कि उसे वह मैगजीन कहाँ और कैसे मिली थी। बीफ उसको बोलता है कि वह मैगजीन उसे 12 नवंबर 1955 को मिली थी। उस मैगजीन को वह लॉकर से निकाल कर दिखाता है और बोलता है कि उसे एक बूढ़े आदमी ने यह दी थी। बूढ़ा आदमी यह भी बोलता है कि एक दिन एक बच्चा और एक बूढ़ा साइंटिस्ट तुम्हारे पास आएगा, तुम उससे बचकर रहना। तब उस बीफ को पता चल जाता है कि वह बच्चा और कोई नहीं मार्टी ही होता है। बीफ उस पर गोलियां चलाता है। तब मार्टी वहां से भाग जाता है। वहां से भागकर वह बिल्डिंग की छत में पहुंच जाता है। बीफ उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। बीफ उसे बोलता है कि छत से कूद जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा और बोलता है कि तुम्हारे डैड को भी मैंने ही गोली मारी थी। तब मार्टी छत से कूद जाता है। यह देखकर बीफ शॉक हो जाता है। पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि वो मरा नहीं है, कार के ऊपर कूदा है। तब डॉक्टर ब्राउन कार का दरवाजा खोलता है और इस दरवाजे के खुलने से वह दरवाजा बीफ को लगता है जिससे बीफ बेहोश हो जाता है। फिर वे दोनों उस कार से 12 नवंबर 1955 में पहुंच जाते हैं। फिर उस कार को एक होर्डिंग के पीछे छुपा देते हैं। डॉक्टर ब्राउन मार्टी को दूरबीन, वॉकी टॉकी और कुछ पैसे दे देता है। मार्टी अपने कपड़े चेंज करके बीप के घर के सामने पहुंच जाता है। बीप अपने घर से बाहर निकलता है, अपनी कार लेने के लिए वहां से चला जाता है। मार्टी उसका पीछा करता है। बूढ़ा बीप एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है। मार्टी उसके कार में चुपके से छुप जाता है। उसी जगह पर बीप लॉरेन के साथ छेड़खानी करता है मगर लॉरेन बीप को मारकर वहां से भाग जाती है। बूढ़ा बीप उसकी कार में बैठ जाता है। फिर कार से दोनों बीप के घर जाते हैं। बूढ़ा बीप उसको मैगजीन दे देता है और बोलता है कि यह तुमको अमीर बना देगा, पर बीप को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। तब बूढ़ा बीप उसे रेडियो बजाकर दिखाता है और इसका प्रूफ देता है। इसके बाद वह बूढ़ा बीप वहां से चला जाता है। बीप अपनी कार गैरेज में रखता है और उस गैरेज को ताला लगाकर चला जाता है। मार्टी उस गैरेज के अंदर फंस जाता है। फिर मार्टी डॉक्टर ब्राउन से वॉकी टॉकी से बात करता है और बोलता है कि यहाँ पर आकर मुझको यहाँ से बाहर निकालो। बीफ वापस आता है और अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है।
तभी डॉक्टर ब्राउन वहाँ पर साइकिल से पहुँचता है और देखता है कि वहाँ पर मार्टिन नहीं है। मार्टी डॉक्टर ब्राउन को वॉकी टॉकी से बोलता है कि मैं स्कूल की तरफ ही जा रहा हूँ। फिर बीफ स्कूल में पहुँच जाता है। मार्टी उसका पीछा करता है। स्कूल के अंदर डांस प्रोग्राम हो रहा होता है। मिस्टर स्ट्रिकलैंड उससे वह मैगजीन छीन लेते हैं। फिर मार्टी मिस्टर स्ट्रिकलैंड का पीछा करता है। मार्टी को वह मैगजीन मिल जाती है। मार्टी को पता चलता है कि यह सिर्फ मैगजीन का कवर है। जॉर्ज के घूंसा मारने से बीफ बेहोश हो जाता है। तब मार्टी आकर उसके पास से वह मैगजीन ले लेता है और वहाँ से भाग जाता है। बीफ को होश आ जाता है और पूछता है कि वो टोपी वाला लड़का कहाँ है। ये वाला मार्टी पहले वाले मार्टी को दरवाजे से देखता रहता है। तभी वहाँ पर बीफ आता है। बीफ मार्टी को लड़ने के लिए उकसाता है और उसे भोंदू और डरपोक भी कहता है। तब मार्टी वापस मुड़कर बीफ की तरफ आता है। ठीक उसी समय पहले वाला मार्टी दौड़कर दरवाजे से बाहर निकलता है और वह दरवाजा इस वाले मार्टी को लग जाता है और वह गिर जाता है। बीफ अपनी मैगजीन उसके पास देख लेता है, फिर उसे छीन भी लेता है और लात से मारता है। फिर वहाँ से चला जाता है। मार्टी और डॉक्टर ब्राउन उसका अपनी कार से पीछा करते हैं। फिर मार्टी अपना हावर बोर्ड लेकर उसकी कार को पकड़ लेता है। मार्टी जैसे ही मैगजीन लेने की कोशिश करता है वैसे ही बीफ देख लेता है। बीफ फिर उसे मारने की कोशिश करता है। फिर भी मार्टी किसी तरह वो मैगजीन ले ही लेता है। उन दोनों एक टनल के अंदर होते हैं। बीफ अपनी कार लेकर तेजी से उसकी तरफ आता है और मार्टी टनल से बाहर की तरफ भागता है। जैसे ही मार्टी टनल से बाहर निकलता है, बाहर की तरफ एक रस्सी लटकते रहती है जो कि नीचे की तरफ डॉक्टर ब्राउन फेंकता है। मार्टी उस रस्सी को पकड़ लेता है। बीफ सामने की तरफ देखता नहीं है और उसकी कार एक ट्रक से टकरा जाती है जिसमें गोबर भरा हुआ होता है और सारा गोबर उसकी कार में गिर जाता है। फिर वे दोनों उस जगह पर जाते हैं जहां उन्होंने पहले कार रखी थी। मार्टी नीचे उतर आता है। डॉक्टर ब्राउन उसे मैगजीन को जला देने के लिए बोलता है। तब मार्टी उस मैगजीन को जला देता है। उसके बाद मार्टी और डॉक्टर ब्राउन देखते हैं कि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बदल रही है। उस समय मौसम काफ़ी ख़राब रहता है और उस उड़ती कार पर एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। फिर वो कार गायब हो जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी एक कार से वहाँ पर आता है। वो आदमी वेस्टर्न यूनियन से आता है और पूछता है कि तुम्हारा ही नाम मार्टी मैकफ्लाई है। मार्टी बोलता है हाँ। वह बोलता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक चिट्ठी है। वह चिट्ठी मार्टी को दे देता है। वह आदमी बोलता है कि यह चिट्ठी उसके पास 70 सालों से है। यह चिट्ठी डॉक ने लिखी होती है। उसमें लिखा होता है कि मैं जिंदा हूँ और मैं 1885 में 11 महीने से रह रहा हूँ। इसके बाद दिखाता है कि डॉक्टर ब्राउन मार्टी को भेजने के लिए तैयारी कर रहा होता है। फिर मार्टी की कार वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद ये वाला मार्टी यहाँ पर पहुँचता है और डॉक्टर ब्राउन से मिलता है। डॉक्टर ब्राउन उसको देखकर शॉक हो जाता है। मार्टी उसको बोलता है कि मैं अभी फ्यूचर से लौटा हूँ। यह सुनकर डॉक्टर ब्राउन बेहोश हो जाता है। यह मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।